हाँ जी, तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग अ वेरी वेरी सिंपल वन, अ वेरी वेरी आई विल से छोटा टॉपिक, इन्वेंट्री। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ एग्जामिनेशन से जो मैं देख रहा हूं ये थोड़ा कंसिस्टेंटली रिपीट हो रहा है। जैन 25 में मुझे ऐसा लगता है शायद इसके ऊपर क्वेश्चन ना आए, शायद। ठीक है, उसके अगले अटेम्प्ट में शायद आए। अब आईसीआई के बिहाफ में मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, हमारा काम भाई पढ़ के जाना है, हम पढ़ के जाते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री के ऊपर जनरली स्पीकिंग कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, विच इज बेसिकली जो फीफो लीफो एवरेज वही सब बेस्ड होता है, लेकिन उसमें भी थोड़े से लॉजिक होते हैं। तो वो लॉजिक के ऊपर हो सकता है कि दे कैन आस्क सम ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि हमें जो इंस्टीट्यूट का पसंदीदा है वो है इन्वेंट्री टेकिंग या इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन, जिसका हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा पसंद आता है, वही एरिया है जो हमें थोड़ा अच्छी तरह से डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो विद क्वेश्चंस वी विल बी लुकिंग एट देम। चलिए अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं इन्वेंट्री की बात करता हूं, द एप्लीकेबल एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज AS2। ठीक है, वैसे हमें एएस के एप्लीकेशंस तो है नहीं, क्योंकि एएस इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग कवर्ड इन सीए इंटर, लेकिन एएस के कुछ कुछ एरियाज यहां पे आ जाएंगे। जैसे इन्वेंट्री में AS2 का एप्लीकेशन आएगा, डेप्रिसिएशन जब पढ़ोगे वहां पे AS10 का एप्लीकेशन आएगा। ऐसे कुछ कुछ एएस के हल्के फुल्के एप्लीकेशंस हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए, तो AS2 के मुताबिक अगर मैं इन्वेंट्री के डेफिनेशन की बात करूं तो ये कहता है कि इन्वेंट्री में बेसिकली ये तीन तरह की चीजें आते हैं। कौन से? पहला, इन्वेंट्री विच इज हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। और तीसरा, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस। ये तीन चीजें आते हैं। ठीक है, नाउ वन बाय वन अगर मैं देखूं, सर सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है? फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी मैं दुकान खोल के बैठा हूं और मेरा बिजनेस ही है कि ये सामान को मैं बेचूंगा। तो कहना ऐसे मैं मेरे फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं, मैं क्या बेच रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट फिनिश गुड्स, राइट? ओके। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, है ना? मेरे ख्याल से इसी को हम लोग WIP कहते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, है ना? तीसरा मुझे वहां पे नाम दिखाई दे रहा है फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और द सर्विस, इसी को हम लोग कहते हैं कंज्यूमेबल्स। यानी ये तीन चीजें हो गए। कौन से तीन चीजें हो गए? फिनिश गुड्स, WIP और कंज्यूमेबल। ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि सर रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, इट्स नॉट जस्ट रॉ मटेरियल, अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि जब मैं यहां पे कंज्यूमेबल्स की बात करता हूं तो कंज्यूमेबल्स में सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता। कंज्यूमेबल्स मीन्स एनीथिंग दैट वी कंज्यूम, जैसे रॉ मटेरियल, इट कैन बी पैकिंग मटेरियल, इट कैन बी स्टेशनरी मटेरियल। सर ये सभी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, गेटिंग मी? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट इज कंज्यूम्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आर कंज्यूम्ड इन माय सर्विस प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीजों को AS2 अप्लाई होता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अभी आगे। सर इसमें कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? एक तो मशीन स्पेयर्स, मशीन के स्पेयर्स को AS2 एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इन्वेंट्री के डेफिनेशन से इसे एक्सक्लूड किया गया है। दूसरा, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। तीसरा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट। ये आपको ध्यान में सिर्फ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। इसके ऊपर हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जो हमारे काम का है। सबसे पहले मैं आ जाता हूं इन्वेंट्री अकाउंटिंग में। ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंटिंग में इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन जर्नल एंट्री। आपको यहां पर कुछ बारीक बातें समझना होगा। व्हाट इज दैट? सर इन्वेंट्री अकाउंटिंग की अगर बात करें ना, तो सबसे पहले हमारी सोच के मुताबिक दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और एक को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। Now, normally speaking, इसके ऊपर हम एक डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है जो कंसिस्टेंटली बहुत बार आ चुका है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज नॉट जस्ट थियरी, ये पूरा अकाउंटिंग है भाई, इसके मुताबिक हमारी अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो जरा अच्छे से बारीकी से सिर्फ एक थियरी क्वेश्चन करके ना देखते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, चलिए, तो सर जी अगर मैं यहां पे एंट्री वाइज अगर देखूं तो वन बाय वन मैंने यहां पे बहुत सारी चीजें लिख के रखे हुए, एक एक करके देखते हैं। सर सबसे पहले मैंने गुड्स खरीदा। ठीक है,
गुड्स खरीदा, और अगर मैं पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अगर फॉलो कर रहा हूं तो मेरा जर्नल एंट्री होता है जो हमें पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या क्रेडिटर, एज द केस में भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो कर रहा हूं, मेरा अकाउंटिंग का तरीका थोड़ा बदल जाता है। यहां मैं परचेज अकाउंट को डेबिट करने की जगह डेबिट करता हूं इन्वेंट्री, या बहुत सारी किताबों में आपने इसका नाम गुड्स करके भी देखा होगा। वो गुड्स नहीं होता, उसका नाम एक्चुअल में इन्वेंट्री है। तो आप इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करोगे और कैश या क्रेडिटर को क्रेडिट करोगे। नाउ इसको लेके बहुत सारे अलग अलग बातें हैं, ठीक है। आजकल यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब में देखेंगे तो हर बंदा एक्सपर्ट बन के बहुत सारी बातें बोले जा रहा है, ठीक है। लेकिन बात को बारीकी से अगर समझे, कोई कहता है कि परचेस सही है, कोई कहता है कि गुड्स सही है। भाई दोनों सही है, दोनों सही है, अपना अपना नजरिया है। सर अगर आप पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाता है, और वहीं पे अगर आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो गुड्स या इन्वेंटरी अकाउंट डेबिट किया जाता है, ठीक है। अब दोनों में क्या फर्क है, थोड़ा आगे देखते हैं। सर मैंने गुड्स तो खरीद लिए, अब मैं सेल कर रहा हूं। सेल की एंट्री में सच कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहां पे कस्टमर है और मुझे इनकम रिकॉग्नाइज करना है। तो यहां पे पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम हो या परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हो, दोनों में एंट्री सेम, कैश बैंक या डेटर अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, एंड सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद आपको एक चीज नजर आ रहा है, व्हाट इज दैट? इन्वेंट्री आउटफ्लो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन्वेंट्री आउटफ्लो बोले तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि सर सेल हो रहा है, सर आउटफ्लो बोले तो सेल। नो, आउटफ्लो इज नॉट जस्ट सेल। समझने की कोशिश करो, मेरे पास से इन्वेंट्री आउटफ्लो जरूरी नहीं कि सर सेल के वक्त ही हो। सर गुड्स का विड्रॉल हुआ, ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री का तो आउटफ्लो अभी भी हुआ, लेकिन सेल हुआ क्या? नहीं। सर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, सोच के देखो, इन्वेंट्री आउटफ्लो हुआ क्या? इन्वेंट्री तो गया, लेकिन सेल हुआ क्या? नहीं ना। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, सर गुड्स तो गया, ठीक है, लेकिन सेल हुआ क्या? नहीं ना। सो बात को समझो, इन्वेंट्री आउटफ्लो इज मच वाइडर टर्म देन जस्ट सेल्स, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यहां पे इन्वेंट्री आउटफ्लो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेल में भी इन्वेंट्री आउटफ्लो हो रहा है ना। तो ये इन्वेंट्री आउटफ्लो को रिकॉग्नाइज किया जाता है ओनली अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसमें कैसा होता है देखिए, जब भी हमारा इन्वेंट्री का मूवमेंट हो, ठीक है, तो जो मैंने इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करके रखा हुआ है उसे क्रेडिट करूंगा कि इन्वेंट्री गया, ठीक है। और डेबिट किसे करूंगा? उसके कॉज को। जैसे मान के चलो इन्वेंट्री गया बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स, तो मैं इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा और ड्रॉइंग्स को डेबिट करूंगा। सर अगर मैंने फ्री सैंपल्स दिया तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करूंगा और फ्री सैंपल्स को डेबिट करूंगा। सर लेकिन यहां तो मैंने सेल किया है, हाँ जी सेल किया है, तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में तो नो एंट्री, लेकिन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आई विल डेबिट दिस टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पे एक जर्नल एंट्री पास की जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। समझे बात को? ओके, यहां तक सबसे पहले लिख लो आप लोग। लिखा नहीं है ना? लिखा हुआ है ऑलरेडी? ओके ठीक है, चलो। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप लोग सब लोग सबसे पहले यहां पे जरा फोकस करो ऑन इन्वेंट्री अकाउंट, ठीक है। व्हाट डू यू सी देयर? इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है और हर एक मूवमेंट के केस में आप इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो, है ना। तो जाहिर सी बात है लेजर में एक इन्वेंट्री अकाउंट दिखेगा, है ना। ऑल इनफ्लोस विल बी डेबिटेड टू इट, ऑल आउटफ्लोस विल बी क्रेडिटेड टू इट। सो इन्वेंट्री अकाउंट में कहने से ऑटोमेटिकली मुझे इन्वेंट्री का बैलेंस भी नजर आएगा, करेक्ट। जैसे हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए मुझे अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, इसी में मुझे उसका बैलेंस मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैं चाहता हूं आप लोग फोकस करो इस अकाउंट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट में, ठीक है। ये वाला जो अकाउंट है ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में बनाया नहीं जा रहा है, ये यहां बनाया जा रहा है, ठीक है। यानी आफ्टर ईच एंड एवरी सेल you will be transferring whatever is the cost of the sale. क्या कहा मैंने? Whatever is the cost of the sale, you will be transferring that to COGS account. ठीक है। अब इससे क्या होगा? At any moment, at any point of time, ये वक्त में ही आपके पास सेल्स अकाउंट भी है और आपके पास COGS अकाउंट भी है। So at any point of time, you will be in a position to compare them and you will be able to calculate a profit. ठीक है। ये कहां पॉसिबल है? ये पॉसिबल है इन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? नंबर वन, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग इन्वेंट्री एंड COGS अकाउंट under the perpetual inventory system. Number two, we are recording the entry for each and every inventory outflow. ठीक है, ओके। अब ये तो हुआ परपेचुअल में। अब प्रश्न उठता है कि सर पीरियोडिक में मैंने खरीदा तो एंट्री किया, मैंने बेचा तो एंट्री कर दिया, लेकिन बेचा तो मैंने सेल्स का एंट्री किया विच इंक्लूड्स प्रॉफिट, है ना। अब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जनरली स्पीकिंग ईयर एंड, मुझे जानने की इच्छा होगी कि सर मेरा प्रॉफिट है कितना, ठीक है। तो प्रॉफिट जानने के लिए मुझे सेल्स और कॉस्ट को कंपेयर करना पड़ेगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने सारे गुड्स बेच दिए होंगे देन इन दैट के सीधे सीधे परचेज को सेल्स से कंपेयर कर लो, लेकिन जरूरी है कि सारे बेचे होंगे, कुछ ना भी बिके हो सकते हैं। तो सर अभी कितने नहीं बिके, मैंने यहां तो कोई इन्वेंटरी अकाउंट मेंटेन किया है नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने यूनिट्स मेरे स्टॉक में पड़े हुए हैं? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। एंड में जब भी हम लोग को देखने का है कि कितना इन्वेंट्री है, चले जाएंगे गोडाउन में, जाके फिजिकली काउंट करके देखेंगे कितना गुड्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5, अच्छा इतने गुड्स पड़े हैं यार, ठीक है। तो वो जितने पड़े हैं दैट विल बी डीम्ड टू बी द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो फिजिकल काउंटिंग बेस्ड हम यहां पे क्लोजिंग स्टॉक की एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो होगा इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये होती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। अब अपन ने यही वाला पढ़ा हुआ है, हर जगह पर यही पढ़ा हुआ है, ठीक है। सर जी लेकिन बात को समझने की कोशिश करो। अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वी आर डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स, ठीक है। अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वी विल कैलकुलेट द COGS एज अ बैलेंसिंग फिगर। कैसे सर? हम फॉर्मूला लगाएंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन समझो यार, इस क्लोजिंग स्टॉक को मैंने कैलकुलेट नहीं किया, फिजिकली काउंट किया। अब जरा इमेजिन करो, नहीं हो सकता कि कुछ यूनिट्स चोरी हो गए हो? भाई हमारे स्टाफ में से ही कुछ लोगों ने गायब कर दिया, पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो गलत दिख रहा है ना, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि आई एम डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल काउंटिंग ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो वो कुछ भी गड़बड़ घोटाला हुआ तो वो ऑटोमेटिकली मेरे COGS में एडजस्ट हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। This is what is happening under periodic inventory system. Then in that case, sir, why the hell are we studying it? अगर इतने ही प्रॉब्लम है तो पढ़ क्यों रहे हैं? भाई प्रॉब्लम होने के बाद भी पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सस्ता है, ठीक है। एट द सेम टाइम हमें कोई भी चीज डिटेल में पसंद नहीं है, शॉर्टकट इज बेस्ट, शॉर्टकट है, ठीक है। सर टाइम नहीं है सर हमारे पास, दिस इज टाइम सेविंग। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम पॉपुलर सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से है, एक तो शॉर्टकट है, एक तो टाइम बच जाता है और एक सस्ता है, ठीक है। हमारे देश में यही चलता है, ठीक है। अच्छा हो नहीं हो, क्वालिटी हो ना हो, भड़ देगा, सस्ता है। गेटिंग मी? हाँ जी। तो ये है सर। परपेचुअल में ऑन द अदर हैंड यू आर मेंटेनिंग ईच एंड एवरी डिटेल, लेकिन ईच एंड एवरी डिटेल के लिए कहने से कि अपने को एक डेडिकेटेड स्टाफ रखना पड़ेगा। डेडिकेटेड स्टाफ रखेंगे तो उसको डेडिकेटेड सैलरी देना पड़ेगा। सर महंगा सिस्टम है सर, इसमें प्रॉपर इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। इसमें कई जगह पे देखना, बहुत सारी जगह पे सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना भी तो खर्चा लगता है ना। तो ये सब चक्कर में वो थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इन शॉर्ट ऐसा हो जाता है कि बिग ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली अडॉप्ट द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बिकॉज दैट इज बेटर। लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशंस काय को इतना झमेले लेने का छोड़ना है यार, वो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। कुछ समझे बात को? अब आपको इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन के टिपिकल पॉइंट्स लिखे हैं मॉड्यूल में और बाकी किताबों में। पूरी दुनिया वही टिपिकल और वही लिमिटेड पॉइंट्स पढ़ के जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन से बना के यहां पर लिखो, ठीक है। कैन आई से नंबर 1 पॉइंट, वी कैन से दैट पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में वी डेबिट द परचेज ऑफ गुड्स टू परचेज अकाउंट and under perpetual inventory system we debit it to inventory account. So under perpetual inventory system we do maintain an inventory account which will show us the balance of inventory at the end. ठीक है, ये perpetual में हो रहा है, ये पॉइंट मॉड्यूल में नहीं लिखा है, ठीक है। ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग है, मैं आपको बता रहा हूं ये बात।
लेकिन कैसा होता है, लेट मी टेल यू ट्रांजिशन कैसा होता है। फाउंडेशन की किसी किताब में लिखा नहीं रहता इंक्लूडिंग मॉड्यूल, लेकिन फाउंडेशन पास हो गए, सो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी फाउंडेशन स्टूडेंट दैट यू शुड बी नोइंग दिस। सर हमारी किताब में ही नहीं लिखा है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि हमें मालूम होना चाहिए? बात समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा ही होता है, आगे चल के आप सीए फाउंडेशन पास हो गए, इंटर में पहुंचोगे तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है? तब आप ये मान नहीं बोल सकते कि सर मेरे मॉड्यूल में ही नहीं है तो मेरे को कहां से पता होगा। आप फाउंडेशन पास हो, यू शुड नो इट, ठीक है? तो इट्स इंस्टेड ऑफ गेटिंग ह्यूमिलेटेड देयर, सीधा अभी से सीख लो, पढ़ लो और वहां जाके तैयार होके जाना, ठीक है? सर पहली बात तो ये बताया। दूसरी बात, inventory outflow is debited to COGS account under the perpetual inventory system. This is not done in periodic inventory system. ठीक है? Yes. Number 3, हम लोग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर इन ऑफ इन्वेंट्री अकाउंट इन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ठीक है? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में इन्वेंट्री इज फिजिकली काउंटेड, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन द फिजिकल काउंटिंग। परपेचुअल में वी आर नॉट डिपेंडेंट, परपेचुअल में वी विल बी इन अ पोजीशन टू टैली, है ना? फिजिकल काउंटिंग करो ना, कौन मना कर रहा है, करो, लेकिन हमें यह पता है कि मेरा इन्वेंट्री क्या होना चाहिए और मैं फिजिकली काउंट करके उसको टैली करूंगा कि उतना ही है कि नहीं है, और अगर कुछ भी नहीं है तो पकड़ा जाएगा कि कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है ना? ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में होता है, लेकिन पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में वी कैलकुलेट COGS एज अ बैलेंसिंग फिगर, सो एनी पिल्फरेज ऑफ गुड्स, एनी काइंड ऑफ घपला घोटाला नहीं पकड़ा जाएगा, वो सीधा COGS में मर्ज हो जाएगा। गेटिंग मी? चलिए, तो ये डिफरेंस बिटवीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछते हैं 4-4, 5-5 मार्क के, ठीक है? सितंबर एग्जाम में भी आया था, ठीक है? तो एनीवेज दिस इज द थिंग, याद रहेगा? ओके, इन्वेंट्री एट द एंड के लिए यहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट में जरूर ले जाते हैं, लेकिन अदरवाइज देयर इज नो सच एंट्री रिक्वायर्ड। वो जो इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस है, वो इन्वेंट्री अकाउंट के बैलेंस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिंस यू आर मेंटेनिंग अ COGS अकाउंट, दैट विल गेट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, सो यू डोंट हैव टू एडजस्ट इट अगेन, सो जस्ट दैट इन्वेंट्री अकाउंट इज कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है? जमा ये बात, ये है हमारे जर्नल एंट्रीज, इसको ध्यान में रखना। दिस इज इन्वेंट्री अकाउंटिंग, है बहुत आसान, प्रोवाइडेड अपन ढंग से पढ़े उसको, बस, ठीक है? ये हुआ, ओके। अब हम लोग आगे आते हैं टू अ नेक्स्ट एंड वेरी इजी एरिया। व्हाट इज दैट? दिस इज अबाउट इन्वेंट्री एरर्स। सर एरर्स कहां नहीं होता है ना? जहां हम है वहां एरर है, आई मीन जहां ह्यूमंस है वहां एरर है, बरोबर? ओके, अभी क्या करें? तो एरर्स में कैसे होते हैं सर? देखिए सर, एरर्स इन इन्वेंट्री यानी इन्वेंट्री कैलकुलेशन में कुछ तो भी ज्यादा कम ज्यादा कुछ तो भी हो गया अपने से, है ना? चलो अभी देखते हैं सर। सर मैंने यहां पे ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है फॉर ईयर 1, ठीक है? ये ईयर 1 का ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके? यहां मान के चलो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 रुपए के, ठीक है? मेरे पास परचेसेस मैंने अभी भी करके रखे 500 रुपए के, ठीक है? और मैंने सेल किए हैं 800 रुपए के, लेकिन सर मैंने सारे गुड्स नहीं बेचे, कुछ तो भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये 300 रुपए के, ठीक है? ओके, ये आपके नोट्स में भी आपको दिखाई दे रहा है वहां पे, ओके? हाँ जी, तो जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, चेक कर लो एक बार। 400 ही आ रहा है, वही लिखा है वहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट इज 400 रुपीज, करेक्ट? ओके सर, अब मैंने ईयर 2 का भी ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया। कैन आई से कि ईयर 1 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ईयर 2 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, तो यहां पे मैंने उस ओपनिंग स्टॉक को वापस लिख दिया, 300 था 300 ही लिखा वापस, ठीक है? सर इस साल मैंने कुछ अलग परचेसेस किए, इस साल मेरे परचेसेस हुए 700 रुपए के मान लो, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये जो ओपनिंग स्टॉक है और ये जो परचेसेस है इनका टोटल ले लेंगे तो इसे कहते हैं कोगा। कोगा, हर चीज के शॉर्टकट आते हैं, है ना? जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहने की जगह सोगा कहते हैं, वैसे ही सर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इसे कहते हैं कोगा, या इसका एक और नाम है कोगैस, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कोगैस, ठीक है? चलो एनीवेज, तो बेसिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस gives me the cost of goods available for sale.
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं कहा, क्या कहा? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये नाम कहां काम में आएंगे सर? ये नाम यहां से ज्यादा काम में आएंगे जब आगे चल के मैं आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पढ़ाऊंगा, वहां काम में आएगा। ठीक है, तो एनीवेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस गिव्स मी द कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, चलो एनीवेज इससे मुझे क्या मतलब समझ में आ रहा है? बेटा फॉर्मूले को एक फॉर्मूले की तरह रट्टा मार लिया बिना समझे तो वो फॉर्मूला कभी ना कभी हमारे दिमाग से निकल जाएगा, विसर्जन हो जाएगा उसका, इसलिए उसका मतलब भी समझ लो। ठीक है सर, मेरे पास 300 रुपए के सामान पहले से रखे हुए थे, मैंने और 700 रुपए का सामान खरीदा, यानी मेरे पास इन टोटल 1000 रुपए का सामान रखा हुआ है दुकान में, बेचने के लिए 1000 रुपए का सामान है, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, ओके। अब हमने मान के चलो सेल इतना कर दिया, कितना कर दिया? 1200। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर 1000 रुपए के सामान थे, 1200 में बेच दिया सर, 200 रुपए का प्रॉफिट, बोल दूं क्या ऐसा? नहीं सर, जरूरी थोड़ी कि सारे सामान बेचे मैंने, है कि नहीं? तो सर इसमें से कुछ गुड्स मैंने नहीं बेचे, वो है ये क्लोजिंग स्टॉक। सर 400 रुपए का सामान मैंने नहीं बेचा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा एक बात पे ध्यान देना। अभी अभी मैंने ईयर 2 का कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहा आपको, कितना था वो? 1000। कैसे निकाला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, तो सर 1000 रुपए का सामान था, उसमें से 400 रुपए का सामान नहीं बिका। क्या समझ रहे हो? 1000 रुपए का सामान रखा हुआ था दुकान में, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 400 है, मतलब इतने रुपए का सामान नहीं बिका, यानी कितने रुपए का सामान बिका? दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझे बात को? सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कैसे निकालूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझे बात को? दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आ गया? चलिए, कैन आई ऑल्सो से वन थिंग, सर 600 रुपए का सामान था जो मैंने बेचा, कितने में बेचा, यानी प्रॉफिट कितना कमाया? 600 रुपए, दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। अब वो इस तरह से भी कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा आपका, देखो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 600 रुपए। ठीक है, फॉर्मूला दिमाग में गया एक बार, चलो बहुत बढ़िया। अब सर गलती, यहां पे एरर हो रहा है। ठीक है, एरर कहां हो रहा है? क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में ही मैंने गलती कर दी सर, एरर कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कुछ तो भी कम ज्यादा हो गया। लेट अस अज्यूम पहली बात क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट हुआ। ठीक है, यानी जो अमाउंट दिख रहा है वहां पे 300, मैंने उसको गलती से ज्यादा लिख लिया। अब आप लोग क्या करना, जैसे मैं यहां पे काट के लिखूंगा वैसे ही आप भी काट के लिखना, और उसके मुताबिक क्या चेंज हो रहा है इसको हम लोग याद करने की जगह समझेंगे। चलो देखते हैं। सर वो जो 300 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है वो करेक्ट अमाउंट है, लेकिन मान के चलो वो गलती से मैंने वहां पे 350 कर दिया, ऐसा लिखो आप भी काट के वहां पे 350। अब इसका असर कहां कहां पड़ा? क्या ओपनिंग स्टॉक बदल जाएगा? परचेज बदल जाएगा? ये क्लोजिंग स्टॉक चेंज की वजह से क्या बदलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बदल जाएगा। जरा मुझे बताइए प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया, क्रेडिट में ही लिखा है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बड़ा हुआ नजर आएगा, उतने से ही जितने से क्लोजिंग स्टॉक बड़ा हुआ नजर आ रहा है। और कहीं पे असर होगा? यस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। सर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगर गलत हुआ तो मेरा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी गलत हो गया सर, वहां पे भी 300 की जगह मैंने 350 लिखा हुआ है। तो सर एक साल के क्लोजिंग स्टॉक में गलती किया तो उसका सर 2 साल में पड़ता है सर, है ना? तो अभी जरा बताइए अभी ईयर 2 के मेरे प्रॉफिट में क्या चेंज आया होगा? ध्यान से देखो। क्लोजिंग स्टॉक ओरिजिनल ईयर में तो क्रेडिट पे था, लेकिन अब ये ओपनिंग स्टॉक के फॉर्म में डेबिट में आ गया है, डेबिट बढ़ गया है सर, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? इस बार प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट 600 की जगह एग्जैक्टली 50 से कम हो जाएगा, यानी कितना दिखेगा? 550। नहीं समझा? पक्का? ठीक है, ध्यान में रहेगा पूरा। अब इसी तरह से हम लोग इसके बाद देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ?
मान के चलो सेम सिचुएशन में मैं कहता हूं कि ये अंडरस्टेटेड है। अंडरस्टेटेड है यानी सर मान के चलो वो क्लोजिंग स्टॉक को 300 की जगह मैंने 250 लिख दिया, लिखो वहां पे। अब देखो कहां कहां क्या क्या असर हुआ। अगर वो 250 हो गया तो इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड, तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट विल ऑल्सो बी अंडरस्टेटेड। बट कैन आई से कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द क्लोजिंग स्टॉक मेरा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी बदल जाएगा। नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक जो कि अगले साल के डेबिट में आ रहा है वो कम होकर 250 हो जाएगा। अब उसका असर उस साल के स्टॉक प्रॉफिट में कैसा पड़ेगा, बढ़ जाएगा। उस साल का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा ये बात। अगर दिमाग में गया तो उसके बाद आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है ना, करंट ईयर प्रॉफिट, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है तो क्या होगा, प्रॉफिट पे असर, और अगर वो अंडरस्टेटेड है तो क्या होगा, प्रॉफिट पे असर। क्या आप अपने मन से लिख पाओगे सर मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आएगा कि कम हुआ नजर आएगा, वो आपको वहां पे लिखने का है। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पेंसिल से लिखो, लेकिन एक बार ट्राई करो। ठीक है, लिखो। ये ऐसा ही कुछ तो भी एक स्टेटमेंट बना हुआ है, देखते हैं। अगर समझ में आ गया यू विल बी एबल टू राइट इट। लिख लिया, चलिए देखते हैं। सर अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड है तो करंट ईयर का प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, ये भी ओवरस्टेटेड नजर आएगा, और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कम दिखाई देगा, अंडरस्टेटेड है ना। सर क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडरस्टेटेड है तो करंट ईयर का प्रॉफिट कम नजर आएगा, अंडरस्टेटेड, एंड नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आएगा, ओवरस्टेटेड। ध्यान में रहेगा ये बात। दिस इज अबाउट इन्वेंट्री एरर, कि अगर इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में मैंने गलती किया तो उसका असर कहां कहां पड़ता है। अब वो सिर्फ देखने से तो होता नहीं, उसको रेक्टिफाई भी करना होता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम लोग पढ़ चुके हैं सर पहले। रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं वो हमें मालूम है कि नहीं है। अब जरा बताइए, मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है, रेक्टिफाई करना है, जर्नल एंट्री क्या पास करूं, इन्वेंट्री अकाउंट या क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। अब जरा एक बार और लॉजिकली थोड़ा सोच के देखो। नॉर्मली स्पीकिंग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एंड में होता है, ठीक है। अगर ये गलती उसी वक्त पकड़ में आ गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त तब तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या होंगे, ये गलती पकड़ा जाएगा बाद में। तो अब बाद में रहा यानी अगले साल रेक्टिफाई हुआ तो क्या करोगे इसका एंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, याद है। ऑल नॉमिनल अकाउंट्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय P&L एडजस्टमेंट। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारा। ठीक है, ओके। आप लोग चाहो ना वहां पे थोड़ा नीचे जगह है शायद, ठीक है, तो आप वहां पे लिख लो रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। उसमें लिखो इफ रेक्टिफाइड इन द सेम ईयर, इफ रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट ईयर, लिखो वहां पे। आई होप कि आप लोगों को ये नोट्स अभी फायदेमंद लग रहा है। काफ़ी रिसर्च करके मैंने इस तरह से ये नोट्स बनाया है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, एग्जाम के एक दिन पहले उसे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सोच समझ के मैंने उसको एक फ्लो में रखा हुआ है, और वो फ्लो के बाद आपको उसके क्वेश्चंस भी प्रॉपरली नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे चल के जब आपका रिवीजन होगा सिर्फ इस नोट्स को पलटा लो,
इस सब का पूरा रिवीजन अच्छी तरह से कवर अप हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, बढ़ जाएंगे। यस, तो अब हम लोग आ जाते हैं टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की अगर बात करें तो AS2 यहां पे कहता है कि इन्वेंट्री इज टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट। ठीक है, और इसे कंपेयर करना होता है विद द नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, NRV। नाउ प्लीज नोट एवरीवन, बहुत सारी जगह पे NRV की जगह पे मार्केट वैल्यू बोल देते हैं और हमें लगता है घर की खेती है चलेगा। सर जी, NRV अलग होता है और मार्केट वैल्यू अलग होता है, दे आर नॉट द सेम। ठीक है, तो अगर हमने भी बाई चांस ऐसा कुछ पढ़ा है, प्लीज नेवर यूज द टर्म मार्केट वैल्यू। ठीक है, इट शुड बी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, ओके, तो हम इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे सर? विच एवर इज लोअर। कोई मुझे यह बता सकता है कि दिस इज बाय एप्लीकेशन ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? विच एवर इज लोअर, AS2 नहीं, AS नहीं कह रहा हूं, विच एवर इज लोअर इज क्यों, हायर क्यों नहीं? क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई तो भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। कोई बता सकते हो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है इसके बारे में? वेरी गुड, कंजर्वेटिज्म, जिसका एक और नाम है प्रूडेंस। ठीक है, कंजर्वेटिज्म कहता है कि भैया असेट की वैल्यूएशन करते वक्त उसे बड़ा चढ़ा के मत दिखाओ, चूज द लोअर। ठीक है, जिसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, देखो भाई, हम भी कंजर्वेटिव होते हैं, हम भी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, चलो अभी ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम हम लोगों ने एग्जाम सभी ने दिया हुआ है, बचपन से आज तक एग्जाम देते आ रहे हैं, मतलब परेशान हो चुके एग्जाम दे के अपन, बरोबर है कि नहीं? अच्छा, अब एग्जामिनेशन देने के बाद बहुत सारे बच्चों की ऐसी आदत होती है कि पेंसिल लेते हैं और क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाते हैं, कितने मिलेंगे यार देखते हैं एक बार। ठीक है, कितना भी मना किया जाए वो रहा ना जाता है ना, देखने की इच्छा होती कितने मिलेंगे। ओके, अपन पेंसिल लेके वैल्यूएशन करते हैं। अब यहां हमारा तरीका बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि अपने को पता है कि अभी जो मैंने मम्मी पापा को मार्क्स बोला, अगर उससे कम मिले तो मिलेगा चप्पल से मार, बरोबर? लेकिन जितना बोला उससे ज्यादा मिला, फिर तो भाई फरमाइश है कि नहीं? तो इसलिए अपन यहां पे बहुत कंजर्वेटिव होके कैलकुलेट करते हैं। मतलब कैसा करते हैं, 10 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा सही है, फिर भी 10 नहीं पकड़ते अपन, विच एवर इज लोअर। समझे बात को? सर इसी तरह से मान के चलो कोई एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने गलती किया, उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही मार्क कटेंगे, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 2 ही मार्क कटेंगे, अपन 2 से ज्यादा ही काट देते हैं, अपन 4 मार्क 5 मार्क काट दे भाई, करते हैं ऐसा, है ना? क्यों सर? वही मेरे को मार्क्स को लोअर साइड में दिखाना है, गेटिंग मी? तो एग्जैक्टली मार्क्स जैसे हमारे लिए असेट है, वैसे बिजनेस में इन्वेंट्री इज एन असेट। तो यहां पर भी कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर बाय एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, ध्यान में रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, अब एक एक करके देखते हैं। सर सबसे पहले अगर मैं इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो इन्वेंट्री कॉस्ट में 2 तरह के मेथड्स आएंगे हमारे सामने। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स, दूसरा होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें अपने को अगर सिंपली देखना है तो एक होता है सिम। सर सिम कार्ड वाला सिम? अरे नहीं रे बाबा, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, सिम। ठीक है, दूसरा होता है एवरेज मेथड, तीसरा होता है फीफो, कुछ लोग फाइफो कहते हैं, जो बोलना है बोलो यार, अपने को क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एक होता है लीफो। लीफो आज भी मॉड्यूल में है इसलिए देखना पड़ रहा है, लेकिन AS2 से निकल चुका है, AS2 से ये स्क्रैप हो चुका है। फिर मॉड्यूल में क्यों रखा मुझे भी नहीं मालूम, रखा है इसलिए देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गए हमारे कॉस्ट के मेथड्स। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में पहला वाला तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, इसके ऊपर नहीं आएगा अपने को क्वेश्चन, छोड़ दो उसको। लेकिन दूसरा काम का है, एंड दैट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ये काम का है अपने। ठीक है, ओके, अब एक एक करके ये सारे देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अबाउट सिम, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड चुनिंदा इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता है। चुनिंदा इंडस्ट्रीज में मतलब सर मैं उस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं जहां पे हर प्रोडक्ट अपने आप में अलग है, दे आर नॉट द सेम। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ? सर द प्रोडक्ट्स आर नॉट एक्सचेंजेबल, दे आर नॉट इंटरचेंजेबल, दे आर डिफरेंट।
जैसे मान के चलो आर्ट की दुनिया की अगर बात करते हैं, सर जी एक पेंटर है, कोई तो भी एक फेमस वाला कोई तो भी पेंटर, उसने कैनवास पे कुछ तो भी पेंट कर दिया, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया उसने, ठीक है, लेकिन भाई साहब उस पेंटर का अगर नाम है तो वो पेंटर का दाम भी है, बरोबर है कि नहीं? अब कहना है से कि हर पेंटर का हर एक पेंट अलग है, तो उसका दाम भी अलग अलग होगा, सेम थोड़ी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है सर। और एक चीज एग्जांपल देखो, मान के चलो कोई कारपेंटर को आपने बुला के काम दिया है, कारपेंटर आपके लिए कुछ तो भी फर्नीचर बना के दे रहा है, अब क्या वो हर बंदे को सेम अमाउंट कोट करेगा? कि सर डिपेंड करता है सर, आप जैसा फर्नीचर बोलोगे वैसा फर्नीचर वो बना के देगा और उसके मुताबिक जो आएगा वो आएगा। सर समझिए यहां पर हर फर्नीचर सेम नहीं है, द फर्नीचर्स आर डिफरेंट, गेटिंग मी? लेकिन वहीं पे मान के चलो मेरा ये कैलकुलेटर बना के बेचने का बिजनेस है, ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर बना के बेच रहा हूं तो ये बल्क में बना रहा हूं एंड आई एम सेलिंग द सेम कैलकुलेटर। अब मेरे दुकान में बहुत सारे ऐसे बॉक्सेस पड़े हैं, आप बोले नहीं ये वाला नहीं वो वाला बॉक्स दे, बोला ले लो, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है, सेम कैलकुलेटर तो है, कोई भी ले जाओ, समझे? मुझे तो सभी के सभी बेचने हैं, गेटिंग मी? तो ये क्या हो गए? ये हो गए होमोजेनियस प्रोडक्ट्स, सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, गेटिंग मी? यस। तो आराम से अभी एक एक करके देखते हैं। सर अगर हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स है, यानी हर प्रोडक्ट अपने आप में अलग है, तो यहां अप्लाई होता है सिम, ठीक है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सर हमारी दुकान है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, अब देखो ये हर एक इंस्ट्रूमेंट अपने आप में अलग है कि नहीं? सर एक ड्रमर है, उसको ट्रम्पेट दे देंगे अपन, चलेगा क्या भाई? उसको तो ड्रम ही चाहिए ना यार, गेटिंग मी? सर अगर मुझे गिटार चाहिए तो मेरे को गिटार ही चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये चीजें मेरे पास रखे हुए हैं और इनके कॉस्ट भी आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है? अब मान के चलो एक बंदा आया, उसने बोला मेरे को पियानो होना, तो अपन ने उसको पियानो बेच दिया, गया पियानो, ठीक है? एक बंदा आया, वो बोला कि मेरे को गिटार होना, तो अपन ने उसको गिटार बेच दिया, गया गिटार, ठीक है? ओके। अब अगर मुझे कोई पूछता है कि सर कितने कॉस्ट के गुड्स मैंने बेच दिए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या मैं ऐसा फीफो जो पहले रखा था वो पहले बेचा है ऐसा कुछ लगाऊंगा कि मैं स्पेसिफिकली देखूंगा? सर मेरा पियानो का कॉस्ट था 1,20,000 और गिटार का कॉस्ट था 25, यानी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सो 1,45,000, खत्म। समझे बात को? यस, दैट इज द थिंग। अच्छा स्टॉक कितना है सर? सर स्टॉक में वो ड्रम पड़ा हुआ है और ट्रम्पेट पड़ा हुआ है, तो स्टॉक का वैल्यू क्या है? 1,00,000 प्लस 15,000, 1,15,000। जरा ध्यान से देखना क्या कर रहे हो आप, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सा स्टॉक गया और कौन सा स्टॉक रह गया। तो जो गया उसका कॉस्ट आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, और जो रह गया उसका कॉस्ट आ रहा है इन्वेंट्री में। बात गया दिमाग में? इजी। दिस इज स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है? लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, इसलिए इंस्टीट्यूट को भी ये पसंद नहीं आता, ये पूछता नहीं है, ठीक है? और एट द सेम टाइम अगर पूछ भी ले, घुमाने का स्कोप नहीं है ना यार, क्या घुमाएंगे इसमें, ठीक है? इसलिए ये दूसरे मेथड्स पूछते हैं, तो दूसरे मेथड्स में आ जाते हैं। सर अब मान लो कि हम लोग कैलकुलेटर का बिजनेस कर रहे हैं, अपन सेम कैलकुलेटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बल्क में, और फिर पूरे दुनिया में अपन ने कैलकुलेटर भेज दिया बेचने के लिए, ठीक है? ओके। अब अपना ऐसा किस्सा है, सर यहां पर अपन डिसाइड करेंगे वन में से एक, या तो फीफो या तो लीफो या तो एवरेज। अब एक एक करके देखते हैं, आराम से स्टडी करते हैं, ठीक है? सर अगर मान के चलिए मैं फीफो लगा रहा हूं, ठीक है, तो जब मैं खरीद रहा हूं देयर इज इनफ्लो ऑफ स्टॉक, और जब मैं बेच रहा हूं देयर इज आउटफ्लो ऑफ स्टॉक, है ना? तो मुझे यही देखना है कि कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, ठीक है? वन बाय वन लेट्स सी। सर मान के चलिए मैंने 1000 यूनिट्स खरीदे एट रेट 200, उसके बाद मैंने 1500 यूनिट्स खरीदे एट रेट 220, उसके बाद मैंने 1500 यूनिट्स खरीदे एट रेट, इसका रेट सेम हो गया, इसका रेट चेंज करके कुछ और कर दो, 210 कर दो, ठीक है? 1500 यूनिट्स एट रेट 210 कर दो उसको, ठीक है? ओके चलिए, अब मेरे पास अभी पहला ऑर्डर आया फॉर 400 कैलकुलेटर, ठीक है? अगर मैं यहां पे फीफो लगा रहा हूं, देखो मेरे पास कैलकुलेटर ही है लेकिन कैलकुलेटर के कॉस्ट सेम नहीं है ना? तो यहां अप्लाई होगा फीफो। तो फीफो अप्लाई करते हुए मैं क्या करूंगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
यानी पहले मैं कौन सा माल बेचूंगा, जो मेरे पास सबसे पहले खरीदा था वो, ठीक है। तो अगर मेरे पास अभी 400 यूनिट्स का ऑर्डर आया, तो 400 यूनिट्स कौन से वाले बेचूंगा, जो सबसे पहले रखा है, कौन सा, 200 वाले, वो पहले जाएंगे। गॉट इट। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर आया 350 कैलकुलेटर का, तो 350 कौन सा वाले दूंगा सर, मैं फर्स्ट वाले ही दूंगा, है ना मेरे पास वो स्टॉक में, तो वो दे देंगे सर, है ना। तो आप लोग अपने रजिस्टर में वहां पे 400 यूनिट्स के बाजू में लिखो @ कौन सा जा रहा है, ये 200 वाला, 350 वाला कौन सा जा रहा है, @200 वाला, ठीक है। अब आराम से समझो इसको, देखो अब अगला ऑर्डर आया मेरे पास 500 यूनिट्स का, आराम से समझ लो पहले। सर मेरे पास पहला जो लॉट था वो 1200 वाले जो थे वो 1000 ही थे, है ना। कितने चले गए ऑलरेडी, 750 चले गए, यानी वो पहले लॉट के कितने बचे मेरे पास, 250 बचे हुए। तो मैंने पहले तो वो 250 बेचे होंगे, उसके बाद कौन से बेचे होंगे, ये नेक्स्ट वाले 220 वाले, वो भी कितने बेचे होंगे, 250, है ना। तो कितना गया सर ये 500, एक्चुअली 250 200 वाले गए और 250 220 वाले गए, ठीक है। लिख लो वहां पे, ठीक है, गया दिमाग में, ओके सर। अब अगर मुझे कोई पूछता है कि सर हमें बताइए कि इन्वेंट्री कितना है, तो इन्वेंट्री कितना है सर, कहने से वो 1500 @ 210 जो मैंने अभी चेंज करने बोला आपको, वो पूरे के पूरे इन्वेंट्री में है। और वो 220 वाले भी कुछ यूनिट्स है, कितने, 1250, तो 1250 @ 220 और 1500 @ 210, इतना मेरा इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। समझे बात को, दिस इज फीफो, क्या दिमाग में अच्छे से, यस। अब इसी तरह से अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूं लीफो, ठीक है, चलो तो लीफो के लिए देखते हैं अभी क्या हो रहा है। सर लीफो में वही डेटा ले लेता हूं, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो में वही 3 चीजें, यहां पर भी वो चेंज जो है वो नहीं हुआ है, आप लोग कर देना उसको 210 कर देना, ठीक है। लास्ट वाला जो 1500 है ना, उसको @ 210 कर दो, ठीक है। सर अब मेरा जो पहला ऑर्डर आया है 400 यूनिट्स का, लीफो लगा रहा हूं सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अब मैं कौन सा माल बेचूंगा, जो अभी भी खरीदा था, है ना। तो सर जी यहां पे थोड़ा सा एक वर्ड बोलता हूं जिससे थोड़ा सा दिमाग में आपको क्लैरिटी आएगा। लीफो में मैं फ्रेश स्टॉक को पहले बेचता हूं, समझे बात को, जो अभी अभी खरीदा उसको पहले बेच रहा हूं, ओके। ऐसे भी इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे फ्रेश स्टॉक पहले बिकता है, बरोबर है कि नहीं, स्पेशली वो स्टॉक जहां पे पेरिशेबल नेचर के होते हैं गुड्स, वहां पे फ्रेश माल पहले जाता है, नहीं, हाँ जी। तो यहां पर सबसे पहले जाएंगे 400 यूनिट्स कौन से, 210 वाले, है ना, लिखो वहां पे @ 210। सर अगला ऑर्डर आया 350 यूनिट्स का, है ना, तो ये 350 भी कौन से गए होंगे, वही वो है ना हमारे पास 350 वही वाले गए होंगे, फिर से ये भी 210 वाले गए, 750 चले गए, अभी भी 750 पड़े सर। अगला ऑर्डर आया 500 यूनिट्स का, उसी में से गया 210 वाले ही गए सर, समझे बात को। ये जो मैं गए कह रहा हूं यही है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, समझ लो बात को, इसी को कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये गए सोल्ड, उनका कॉस्ट कैलकुलेट किया आपने, ठीक है। और अगर मैं आपको इन्वेंट्री पूछूंगा अभी, तो इन्वेंट्री में क्या क्या रहेगा, पहले कहने से 1000 यूनिट्स @ 200 पूरे वैसे के वैसे बचे रहेंगे, 1500 यूनिट्स @ 220 भी वैसे के वैसे बचे रहेंगे। और सर आखिरी वाले में से मैंने 1250 बेचे ना, यानी 250 यूनिट्स @ 210 अभी भी रखे होंगे, जमाइए, ठीक है, ओके। एक और शॉर्टकट बता रहा हूं आपको, फीफो के आजू बाजू भी नीचे कहीं तो भी लिख के रखना, लिश क्या है वो, लास्ट इन स्टेज हियर, कहने का मतलब फीफो से पहले खरीदे हुए यूनिट्स बिक जाते हैं, स्टॉक में क्या रह जाता है, लास्ट वाला स्टॉक, तो स्टॉक में क्या रह जाएगा, लास्ट इन स्टेज हियर, ठीक है। वहीं पे लीफो के आजू बाजू में कहीं पे लिखना फिश, लास्ट इन तो गया, तो फर्स्ट इन स्टेज हियर, ठीक है, चलो अब आ जाते हैं एवरेज में, ठीक है।
एवरेज में भी फिर से मैं इनफ्लो आउटफ्लो देख लेते हैं, फिर से वही डेटा लिख रहा हूं, फिर से वही करेक्शन कर लो आप लोग, 220 की जगह 210 कर लो, ठीक है। हां, अब मेरे पास पहला ऑर्डर आया, ये ऑर्डर आया 400 यूनिट्स का। अब मैं लगा रहा हूं एवरेज। एवरेज मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिफरेंट रेट्स, आई एम इंटरेस्टेड इन वन सिंगल रेट, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालूंगा, चलो देखते हैं। एवरेज में जैसे पहला ऑर्डर आया 400 यूनिट्स का, ठीक है, तो ये 400 यूनिट्स पे मैं क्या करूंगा, एवरेज आउट करूंगा। एवरेज किसका, रेट का, ठीक है। अब मेरे पास एवरेज के दो तरीके आते हैं, एक कॉमर्स वाले भक्तों को अच्छा लगता है और एक साइंस वाले भक्तों को अच्छा लगता है। एवरेज बोले तो कॉमर्स वाले भक्त बोलते दिमाग खराब, मैथ्स बहुत ही परेशान करता है सर, इसलिए एवरेज बोले तो सिंपल एवरेज निकाल लेते, काम खत्म करो, ठीक है। साइंस वाले भक्त बोलेंगे सिंपल एवरेज इज मैथमेटिकली इनकरेक्ट, सो यू शुड रादर कैलकुलेट अ वेटेड एवरेज, ठीक है। वैसे AS2 वेटेड एवरेज को ही सपोर्ट करता है, लेकिन अपन कैलकुलेशन के लिए दोनों तरीके देख लेते हैं। सर सिंपल एवरेज कैसे होगा, तीन रेट्स है आपके सामने, तीनों का एवरेज। सर कौन से तीन है, एक तो 200 है, दूसरा 220 है और तीसरा 210 है। तीनों का एवरेज निकाल लो, डिवाइडेड बाय 3, 210। तो सिंपल एवरेज अगर लगा रहा हूं, ये 400 क्या रेट पे मानूंगा, 210। सर ये 350 क्या रेट पे मानूंगा, 210। सर ये 500 क्या रेट पे मानूंगा, 210। सबका रेट एक है। गेटिंग मी, दिस इज सिंपल एवरेज, ठीक है। वेटेड एवरेज वहीं पे अलग है। कैसा है वेटेड एवरेज, ध्यान से। सर मेरे पास 1000 यूनिट्स है 200 रुपए वाले, है ना, तो 1000 इंटू 200 करो कैलकुलेटर में, देखो कितना आ रहा है, 2 लाख, ठीक है। ओके, इसको डाल दो मेमोरी प्लस में, ठीक है। ओके सर, उसके बाद मेरे पास 1500 यूनिट्स है जो कि मैंने खरीदा है 220 के रेट में, यानी इन टोटल मेरे पास 3,30,000 रुपए का सामान है ना, इसको भी डाल दो मेमोरी प्लस में। सर उसके बाद मैंने और 1500 यूनिट्स खरीदे, रेट मैंने चेंज करवाया 210 इंटू 210, है ना, यानी 3,15,000 का सामान है, इसको भी डाल दो मेमोरी प्लस में। यानी मेमोरी रिकॉल करो, 8,45,000 आ रहा है। सर मतलब मेरे पास 8,45,000 के टोटल सामान पड़े हुए हैं, ठीक है। ओके, अब ये 8,45,000 के कितने यूनिट्स पड़े मेरे पास, सर 1000 प्लस 1500 कितने हुए हैं, 4,000। सर तो 8,45,000 के 4,000 यूनिट्स है, तो डिवाइडेड बाय 4,000, एक यूनिट कितने का हो गया, 211.25। ये हो गया वेटेड एवरेज रेट। कैसे निकाला, सर सारे के सारे गुड्स का अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा वेटेड एवरेज रेट, ठीक है। तो सर ये 400 यूनिट्स कितने वाले हैं, 211.25। सर 350 वो भी 211.25। सर ये 500 वो भी 211.25। तो समझ में आया। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं करते कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है। जैन 25 के एग्जामिनेशन में अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये वाला एरिया पे क्वेश्चन आ भी जाए, इस वाले एरिया पे, इस पे बहुत जमाना हो गया नहीं पूछा, ठीक है। तो ये आ सकता है, लेकिन ये आएगा तो बल्ले बल्ले, लिटरली इजी है, ठीक है। बस प्रैक्टिस कर लो क्योंकि इसमें सिलेमिस्टिक का स्कोप है, ठीक है। और इसमें भी इंस्टीट्यूट पूछेगा तो ज्यादातर वेटेड एवरेज पूछेगा क्योंकि उसमें सिलेमिस्टिक के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी अपन एक कॉमन क्वेश्चन लेंगे, उस कॉमन क्वेश्चन को फीफो से भी सॉल्व करेंगे, लीफो से भी सॉल्व करेंगे और वेटेड एवरेज से भी करेंगे। फॉर्मेट आपके बुक में बना हुआ है, आप लोगों से वो कॉपी करने का एज इट इज, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक्स लिमिटेड आपको ये सब डिटेल्स दे रहा है फॉर जुलाई 2024, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में पड़ा हुआ है 200 यूनिट्स एट रेट 2000, ठीक है। फिर 4 तारीख को हम लोगों ने रिसीव किया यानी परचेस किया। सर वो जीआरएन नंबर क्या है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फैक्ट्री के अंदर इंटरनल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। देखो यार, हमारे देश में बिना डॉक्यूमेंटेशन के काम करना बहुत रिस्की है ना, कौन बंदा कहां किस बात से मुकर जाए क्या मालूम है कि नहीं।
तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स बनते हैं हर चीज के। जीआरएन का मतलब होता है गुड्स रिसीव्ड नोट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, एक एमआरएन करके होता है, उसका होता है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। ऐसे बहुत सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। खैर वो चीज पे अपने को क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोगों ने इश्यू किए हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ही मुझे ये इश्यू वर्ड दिखाई दे रहा है, ये समझ जाना कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। नाउ द बिजनेस कैन बी अ ट्रेडिंग कंसर्न, कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न क्या कर रहा है? सर ये सामान खरीद रहा है, इसको बेच रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ये बना रहा है और फिर इसको बेच रहा है ना। तो सर अगर यहां इश्यू वर्ड दिखा, मतलब समझ लेना कि हमने खरीदा था रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इशू किया है ना। क्यों किया? फॉर प्रोडक्शन। तो वही वहां पे लिखा है इशू। वहां पे देखो REQ नंबर लिखा है, ऐसे नंबर लिखे रहते, उससे ज्यादा घबराना नहीं, वो इंटरनल डॉक्यूमेंट नंबर होता है, रिक्विजिशन नंबर, ठीक है। 400 यूनिट्स इशू किए। सर अमाउंट तो लिखा ही नहीं है, वही तो कैलकुलेट करना है, वही कैलकुलेट करना है अपने को, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद 10 तारीख को हमने और परचेस किए फ्रॉम MN कंपनी 400 यूनिट्स एट रेट 14। फिर 19 तारीख को फिर से इशू कर दिए हम लोगों ने 300 यूनिट्स। फिर 22 तारीख को फिर से परचेस किए 200 यूनिट्स 16 रुपए में। 28 तारीख को फिर से इशू कर दिए 300 यूनिट्स, ठीक है। ऐसा सब हुआ है। इसके बाद हमें पता चला 30 तारीख को हमने जाके फिजिकल काउंटिंग किया, तो हमें सर हमारे पास तो सारे डिटेल है, तो मुझे पता है कि कितना यूनिट्स होना चाहिए, और मुझे पता चला कि वहां पे शॉर्टेज आया। शॉर्टेज का पता चला 20 यूनिट्स का, ठीक है। अब ये सब की मदद से हमें इनको लिखने का है, ठीक है। चलो सर लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट बना हुआ है, बस उसमें लिखने का है, ठीक है। पहले फीफो से करेंगे, फिर लीफो से, फिर वेटेड एवरेज से, सिंपल एवरेज से नहीं, ठीक है। तो आप वहां पे ऊपर हेडिंग में लिख देना फीफो, लिख दिया। चलो देखते हैं। अब ये फॉर्मेट अगर बनाना बोलता अभी तो बड़ा जान पे आता सबको, लेकिन एग्जाम में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में इसके मार्क्स लेबर वर्क के लिए, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना पड़ता इसमें ज्यादा, ठीक है। यस चलो। तो सबसे पहले 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस, वो भी लिखा हुआ है। आप सिर्फ बैलेंस के कॉलम में लिखो कितने यूनिट से, देखो तो ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी कितने हैं हमारे पास, 200 यूनिट्स 2000 रुपए के, है ना। यानी रेट हो गया 10 रुपए प्रति यूनिट, ठीक है। अब ये जो मेंटेन कर रहे हैं ना अपन, दिस इज मेंटेन्ड अंडर द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता वहां, ठीक है। ओके अब जरा सोच के देखो क्यों महंगा बोल रहा था मैं इसे। अगर किसी भी स्टाफ से आप इतना डिटेल में काम करवाओगे तो पैसा भी तो वैसे ही एक्सपेक्ट करेगा ना। और वहीं पे उसको बोलो कि यार सीधा सीधा लास्ट में एकदम 1-2 दिन में खत्म कर दे, तो वो वैसे ही करेगा, वो भी पैसा कम ही एक्सपेक्ट करेगा। अब जरा सोचो, ये डिफरेंस आप लोग भी थोड़ा फील कर सकते हो। जो बंदा डे 1 से पढ़ाई बड़े ईमानदारी से करता है, हर एक क्लास अटेंड करता है, सिंसियरली होमवर्क फॉलो करता है, सब कुछ पढ़ता है, वो मार्क्स भी तो वैसे ही एक्सपेक्ट करेगा ना। और वहीं पे हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले, ठीक है, मैं सीए की बात नहीं कर रहा हूं रे, मैं बीकॉम वगैरह की बात कर रहा हूं, उसमें ऐसे ही करते हैं ना अपन। क्या करते हो उसमें क्या, ये मत बोलना कि बीकॉम में डे 1 से अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हो तुम लोग, इंसल्ट है सर वो तो सीए स्टूडेंट्स का। बिल्कुल नहीं करते अपन, है कि नहीं भाई। मेरे को आज भी याद है, मेरा एमकॉम का पेपर था। एमकॉम के पेपर के सुबह जिस दिन पेपर है उस दिन फोन करके मैं मेरे दोस्त को पूछ रहा था आज पेपर कौन सा है। मेरे को ये तक नहीं मालूम कि पेपर कौन सा है, कुछ नहीं मालूम उसने बताया ये पेपर है, वो पेपर लिख के आया। और ये सीए स्टूडेंट्स की खासियत होती है भाई, वो पेपर जो भी पेपर था वहां पे लिख के फिर भी 98 लेके आया था मैं। एमकॉम है, वहां पे तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम सीए स्टूडेंट्स हैं, हमारा लेवल अलग है सर, है कि नहीं। खैर चलो एनीवेज ओके। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वैसे ही होता है जो बीकॉम में अपन करते हैं। 2 दिन पहले पढ़ाई की, पासिंग मार्क्स आ गए तो भी ठीक है, टेंशन नहीं, करेक्ट। हाँ लेकिन पहले दिन से पढ़ाई किया, जो प्योर बीकॉम कर रहा है, जो सीए वगैरह नहीं कर रहा, वो बेचारा हर रोज कॉलेज ईमानदारी से अटेंड कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा है, वो बेचारा एक्सपेक्ट भी वैसे ही करेगा। समझ लो बात को। चलो ठीक है लिखो आगे।
4 तारीख को हम लोगों ने परचेज किए, है ना, इसे लिखूंगा मैं रिसिप्ट्स के कॉलम में। 4 तारीख को जीआरएन नंबर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन जो डेटा है वो है यूनिट्स, उसका रेट और उसका अमाउंट। सर मैंने 300 यूनिट्स खरीदे 12 रुपए के रेट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो मॉड्यूल में यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट करता है मॉड्यूल। मैं चाहता हूं कि आप ये शॉर्टकट ना करो, आप लोग थोड़ा डिटेल में लिखो। आफ्टर ईच एंड एवरी परचेज यू शुड राइट द बैलेंस एंड इंडिविजुअली यू शुड राइट द बैलेंस। मतलब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, सर मेरे पास 200 यूनिट्स पहले हैं 10 रुपए वाले, और फिर 300 है 12 रुपए वाले। सीक्वेंस मैटर करता है इन फीफो एंड लीफो, ठीक है। डन, ओके। उसके बाद 7 तारीख को देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। इश्यू हुआ, इश्यूज के लिए अपन ने अलग कॉलम बना के रखे। सर कितने यूनिट्स इश्यू हुए, 400, और मैं लगा रहा हूं फीफो, है ना, यानी पहले कौन सा गया होगा, 200 कौन से वाले, 10 वाले। उसके बाद कितने, 212 वाले, यानी इश्यू ऐसा कुछ लिख रहा हूं मैं, राइट। हेंस मेरे पास अभी इन्वेंटरी में क्या बच गया, 100 कौन से वाले, 12 वाले, राइट। लिखो इसको, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से परचेज किया अपन ने, नहीं, ओके। 10 तारीख का परचेज है, कहां लिखेंगे, रिसिप्ट के कॉलम में लिखो। डन, ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। इन सब बैलेंस में सीक्वेंस वाइज लिखूंगा, यानी से मेरे पास पहले तो 100 यूनिट से 12 वाले, उसके बाद ये है, तो वैसे ही लिखूंगा मैं, 100 यूनिट्स 12 वाले, फिर 400 यूनिट्स 14 वाले। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इशू हुआ, कितने यूनिट्स, इस बार आप फिलअप करो, पीफो लगा रहे, और हेंस स्टॉक में क्या बचेगा, मतलब मैंने पहले कौन सा इशू किया होगा, 100 यूनिट्स 12 वाले, उसके बाद 200 यूनिट्स 14 वाले, ऐसा, करेक्ट, यस। फिर स्टॉक में क्या बचेगा मेरा, 200 यूनिट्स 14 वाले, ये बचा, इजी, ओके। अब इसके बाद फिर से परचेज हुआ है, लिखो, हेंस बैलेंस में अभी कैसे लिखोगे, पहले 214 वाले, फिर 216 वाले, ठीक है। फिर से इशू कितने, 300, कैसे लिखोगे इसे, 214 वाले एंड 116 वाले लिखो, तो स्टॉक में क्या बचेगा, 116 वाले। अब इसके बाद वहां लिखा है शॉर्टेज, तो बात को समझो, हमें पता है कि हमारे पास 100 यूनिट्स बचे रहने चाहिए। अब हम फिजिकल काउंटिंग करने गए, फिजिकल काउंटिंग करके अपने को पता चला कि 80 यूनिट्स ही पड़े। अब हमने तो पूरा डिटेल में रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो हमारे हिसाब से तो 100 बचने चाहिए, 80 पड़े हैं, यानी 20 यूनिट्स शॉर्टेज। अभी कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, या मे बी डिपेंड करता है, कुछ पेरिशेबल नेचर के गुड्स रहे तो वो खराब हो गए, या चूहे को उतर गए, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है, गेटिंग मी। तो वॉट एवर इट इज, हम लोग इसको शॉर्टेज करके दिखाएंगे। अब शॉर्टेज करके
अगर शॉर्टेज आता है तो ये बात आ जाता है लॉस का, जो कि जाता है अपने पीएनएल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये वैल्यू कितने में करेंगे सर एक ही तो गुड्स है मेरे पास, 16 वाले। लेकिन अगर नहीं भी होते, अलग अलग भी होते, तो भी मैं लगाता फीफो, ठीक है। ओके, तो ये 20 यूनिट्स को मैं वैल्यू करूंगा एट द रेट 16। लिखूंगा कहां, वो इश्यूज के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि नहीं है ना मेरे पास, तो नहीं है तो इश्यूज के कॉलम में लिखा दूंगा शॉर्टेज, ठीक है। हेंस फिजिकल इन्वेंट्री से मैच करते हुए अभी मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, 80 यूनिट्स, जिनका वैल्यू है एट रेट 16 1280। आ गया, इजी, दिस इज फीफो, ठीक है। इमीडिएटली आ जाते लीफो में, सेम क्वेश्चन लीफो, ठीक है। चलो लेट्स सी, ठीक है। ओके सर, कहने से ओपनिंग बैलेंस तो वही रहेगा, लिख दो उसको। ओके, फिर परचेज किया अपन ने, वो भी वैसे ही रहेगा। पीफो और लीफो फॉलो करते वक्त जब भी अपन बैलेंस लिख रहे हैं तो सीक्वेंस में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे यहां पे लिखना है कि मेरे पास पहले 200 यूनिट से 10 वाले, और फिर बाद में 300 यूनिट से 12 वाले, ठीक है। ये मुझे इस तरह से लिख के रखना है। मॉड्यूल यहां पे थोड़ा कंची मारता है, नहीं लिखता उतना डिटेल में, मतलब कभी लिखता है कभी नहीं लिखता, तो वो उनको उनकी मर्जी लगाने दो, हम अपने हिसाब से चलते भाई, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, लिख लिया। अब 7 तारीख को इशू, कितने यूनिट्स का इशू है, 400 यूनिट्स। अब मैं लगा रहा हूं लीफो, ऊपर हेडिंग दिया ना लीफो। सर मैं अगर लीफो लगा रहा हूं तो अब पहले कौन से जाएंगे, अब वो 12 वाले जाएंगे पहले, है ना। तो पहले तो वो 300 यूनिट्स 12 वाले जाएंगे, फिर 100 यूनिट्स 10 वाले जाएंगे, राइट। लिखो उसको उस तरह से, 300 यूनिट्स 12 वाले, 100 यूनिट्स 10 वाले, ठीक है। हेंस मेरे पास अभी इन्वेंट्री में क्या बच गया, 100 यूनिट्स 10 वाले। हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने और परचेस किए, कितने यूनिट्स परचेस किए हमने, 400 यूनिट्स, क्या रेट में, 14। सो लेट्स राइट इट इन द रिसिप्ट्स कॉलम। अगेन फीफो एंड लीफो में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सीक्वेंस। तो मेरे पास पहले कौन से यूनिट्स हैं, 100 यूनिट्स ऑफ 10, उसके बाद 400 यूनिट्स ऑफ 14। तो वो सीक्वेंस में मुझे वहां पे लिखना पड़ेगा, 100 एट रेट 10, 400 एट रेट 14। आ गया, पक्का, ओके। अगर ये आ गया है, देन इन दैट केस अगला वाला कर पाओगे। कितने यूनिट्स इशू किए हम लोगों ने, 300, तो कौन से इशू किए होंगे, 14 वाले, राइट। लिखो एंड स्टॉक में क्या बचेगा, लिखो। डन, चलो तो आपने ऐसा लिखा इसे, 300 यूनिट्स एट रेट 14, और हेंस स्टॉक में जो बचा है वो 100 यूनिट्स एट रेट 10 अभी भी बचे हैं, और 100 यूनिट्स एट रेट 14 बचे हैं, करेक्ट, यस। फिर से परचेस किया हमने 200 यूनिट्स एट रेट 16, लिखो रिसिप्ट्स में। अब बैलेंस में 3 3 आ जाएंगे थोड़ा जगह मैनेज करना पड़ेगा आपको वहां पे, ठीक है। सर मेरे पास 100 यूनिट्स 10 वाले हैं, 100 यूनिट्स 14 वाले हैं, और 200 यूनिट्स 16 वाले।
एग्जाम में अगर आएगा तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगे, लेकिन अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ही क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस आ जाए उस तरह का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो थोड़े ज्यादा ट्रांजैक्शंस रखा है मैंने, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आफ्टर दिस क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, आपका जम गया, ठीक है। यस। अब इसके बाद नेक्स्ट 300 यूनिट्स और इशू किए अपन ने। अब ये कौन से होंगे? पहले 16 वाले 200 यूनिट्स और उसके बाद 14 वाले 100 यूनिट्स, है ना, ये ऐसा। तो स्टॉक में क्या बच जाएगा? वही पहले वाले अभी तक पड़े हैं, 100 यूनिट्स ऑफ 10। तो सर लीफो के मुताबिक ये वैल्यू मेरे इस 10 रुपए वाले 100 यूनिट्स मेरे पास बचने चाहिए। अब हमने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया तो हमें पता चला कि 20 यूनिट्स का शॉर्टेज है। क्या रेट पे वैल्यू करूंगा उसे? 10 रुपए के रेट पे। तो शॉर्टेज का वैल्यू एट रेट 10। हेंस जो 80 यूनिट्स इन्वेंट्री में बचेंगे विच मैचेस विद फिजिकल इन्वेंट्री, उसका वैल्यू भी क्या होगा? एट रेट 10, 800। राइट, इजी। देखो कैसा रहता है कि अपन अक्सर ये टॉपिक्स को इग्नोर करते हैं कि अरे यार बाद में देख लूंगा, फीफो लीफो क्या बड़ी बात है, हो जाएगा बाद में। ये ऐसा इग्नोरेंस होता है। लेकिन एक बात सोच के देखो, हम लोगों ने मुश्किल से 1 घंटा के थोड़ा सा ऊपर बैठे, लेकिन एक बार सिर्फ सोच के देखो, इसमें ईमानदारी से बैठने के चक्कर में पूरा इन्वेंट्री यहां तक अपना हो गया ना। ये क्यों टालने का यार? जब खत्म कर सकते अपन, इजी है तो टालना नहीं, खत्म कर देने का, ठीक है। चलो आ जाते हुए वेटेड एवरेज में, हेडिंग दे दो वेटेड एवरेज। चलिए, तो यहां मैंने वो जीआरएन और एमआरएन नंबर वाला कॉलम हटा दिया है, उड़ा दिया उसको फिलहाल। वो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, अपन मेन कॉलम्स में फोकस कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट्स एट रेट 10, ठीक है। हाँ तुम्हारे इसमें है, मैंने नहीं रखा, तुम्हारे पास है, तुम लोग लिखो उसको। तुम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। फिर परचेज किया अपन ने, ठीक है। कितने यूनिट्स परचेज किए? 300 यूनिट्स एट रेट 12। अब एक शॉर्टकट बताता हूं। फीफो लीफो में आफ्टर एवरी इशू या आफ्टर एवरी सेल यू नीड टू थिंक कि कौन सा बिका है, क्या हुआ, स्टॉक में क्या बचा। एवरेज में आफ्टर एवरी परचेज यू नीड टू थिंक, ठीक है। आफ्टर एवरी परचेज, अभी परचेज किया ना, तो यही मैं कैलकुलेट करूंगा वेटेड एवरेज रेट, ठीक है। अब ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? बहुत आसान है। आप लोग सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखो कि अमाउंट यहां पर क्या था और अमाउंट यहां पे क्या था, यानी ये दोनों का टोटल कितना हो गया। इसको लिख दो, यहां लिख दो, वहां पे पहले अमाउंट का टोटल ले लिया अपन ने, ठीक है। अब यूनिट्स वाइज यहां पे कितने यूनिट्स थे और यहां कितने थे, इसको यहां पे लिख लो। कुछ समझे क्या किया? पहले अमाउंट का टोटल लिख दिया, फिर यूनिट्स का टोटल लिख दिया। अब ये जो भी अमाउंट है डिवाइडेड बाय द यूनिट्स विल बी योर वेटेड एवरेज रेट। आ गया? गॉट इट। अब नेक्स्ट केस में हम लोग 400 यूनिट्स इशू कर रहे हैं। क्या रेट वाले इशू कर रहे हैं सर? एवरेज ही तो रेट है, सीधा 11.2। तो 400 यूनिट्स एट रेट 11.2। तो जो बच गया वो क्या है? 100 यूनिट्स एट द रेट 11.2, ठीक है। अब फिर से परचेज 400 यूनिट्स एट रेट 14, 5600। क्या प्रोसेस फॉलो करना है हमें? पहले अमाउंट का टोटल, उसके बाद यूनिट्स का टोटल,
और उसके बाद अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, इससे मिल जाएगा रेट। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने और 300 यूनिट्स इशू किए एट रेट 13.44। हेंस जो बचेगा वो बचेगा 200 यूनिट्स एट रेट 13.44। अब देखो डेसिमल्स की वजह से थोड़ा राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ सकता है, बट दैट इज ओके, दैट इज अलाउड इन एग्जामिनेशन, वो चलता है, डोंट वरी अबाउट इट। अब बढ़ो आगे, फिर से परचेज हुआ है, क्या आया वेटेड एवरेज रेट 14.72। फिर से इशू, जम गया। तो कायदे से बचना चाहिए था 100 यूनिट्स एट रेट 14.72, लेकिन फिजिकल काउंटिंग से पता चला कि 20 यूनिट का शॉर्टेज है। क्या रेट पे वैल्यू करूंगा उसे 14.72। अब देखो सब जगह अलग अलग हो रहा है, फीफो में अलग, लीफो में अलग, वेटेड एवरेज में अलग। ठीक है, सो हमने कौन सा फॉलो करना चाहिए भाई, आपके ऊपर, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो सही लगता है वो फॉलो करो। बस हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कहता है दैट वी नीड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी मतलब एक बार हमने एक मेथड को कमिटमेंट दे दिया तो हम उसी के साथ कमिटेड रहेंगे, है ना, हम उस मेथड को धोखा नहीं देंगे। समझे बात को, उस मेथड को अपना एक्स नहीं बनाएंगे, है ना। हाँ, चलो, फिर बाद में बच जाएगा 80 यूनिट्स एट रेट 14.72। आ गया अच्छे से, फीफो लीफो एवरेज तीनों हो गए हमारे। ठीक है, अब एक मेथड सिम भी हो गया, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, है ना। अब मेन हमारा नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बचा हुआ है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड जिसे हम लोग कहते हैं, और उसके अलावा हमारा बचा हुआ है इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन या इन्वेंट्री टेकिंग, दैट इज अ मेन एरिया। ठीक है, बाकी अपना ये सब हो गया। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी कभी अपने को फीफो लीफो के ऊपर प्राइस फ्लक्चुएशंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइस फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या होता है, सब प्राइसेस ऊपर गए नीचे गए, उससे फीफो लीफो फॉलो करने में क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ तो भी बना हुआ है, राइट, लेट्स थिंक अबाउट इट। सर राइजिंग प्राइसेस, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो मैंने ये कैलकुलेटर खरीदने का ही मेरा बिजनेस है, ये कैलकुलेटर का ही बिजनेस है, लेकिन इसका ना मार्केट बहुत ही फ्लेक्सिबल है सर। मार्केट में ना रेट्स कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी होता रहता है ना। तो मैंने आज एक रेट पे खरीदा, मान लो 200 के रेट पे, फिर बाद में मैंने खरीदने गया तो मेरे को ये 220 के रेट पे मिला सर, फिर खरीदने गया तो 250 के रेट पे मिला सर, फिर खरीदने गया तो 300 के रेट पे मिला सर। पेट्रोल जैसा जब भी खरीदने जा रहे हैं महंगा होता जा रहा है। ठीक है, ओके, ये है। अब अगर ऐसा है तो इसमें फीफो या लीफो अडॉप्ट करने से मेरे जो कैलकुलेशंस है उसमें क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स थिंक अबाउट इट। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, मैं 3 चीजों के बारे में कहूंगा आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट और स्टॉक। तो वो जो बॉक्स बना है वो बॉक्स में अपन इन तीनों के बारे में लिखने वाले हैं, अबाउट सीओजीएस, अबाउट प्रॉफिट, अबाउट स्टॉक। अब एक एक करके सोच के देखते हैं। सर प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, मैंने पहले खरीदा था, अज्यूम कर लो दिमाग में 200 में, फिर खरीदा 220 में, फिर खरीदा 250 में, फिर खरीदा 300 में, है ना, राइजिंग प्राइसेस।
अब फीफो लगा रहा हूं, तो सर पहले आउट कौन सा गया होगा? 200 वाला, 220 वाला, यानी कम दाम वाला कि ज्यादा दाम वाला? कम दाम वाला। तो सीओजेस कम दाम में वैल्यू हो रहा है, तो सीओजेस हाई होगा कि लो होगा? सीओजेस विल बी लो। जमा? ओके। लॉजिकली सोचो, अगर कॉस्ट सीओजीएस लो है तो प्रॉफिट कम होगा कि बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आएगा। अगर सीओजीएस कम दिख रहा है तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ नजर आएगा। ठीक है? अच्छा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। ठीक है? ओके। स्टॉक का वैल्यू 200, 220, 250, 300, स्टॉक में कौन सा दिखेगा? फीफो लगा रहा हूं मैं, स्टॉक में एंड वाले दिखेंगे, क्योंकि ये वाले तो इशू हो गए ना, और एंड वाले बोले तो महंगे वाले, यानी स्टॉक का वैल्यू विल बी हाई। करेक्ट? यानी कुछ इस तरह से नजर आएगा। गॉट इट? ठीक है? ओके। बट स्टिल, अगर मैं यहां पे देखने जाऊं, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? अगर मैं देखने जाऊं ना, तो इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज फ्लक्चुएशंस, इन सब में से ना मेरा स्टॉक वैल्यूएशन इज ओके। क्यों ओके? क्योंकि फीफो मेथड से स्टॉक इज वैल्यूड एट द करंट रेट। ठीक है? लेकिन सीओजीएस इज गेटिंग वैल्यूड एट एन आउटडेटेड रेट्स, पुराने रेट पे वैल्यू हो रहा है वो। ठीक है? इसकी वजह से जो मेरा प्रॉफिट दिख रहा है वो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। वो आज का प्रॉफिट नहीं है, वो पुराना माल पड़ा था इसलिए इतना प्रॉफिट है, लेकिन आज के दाम के मुताबिक मेरा प्रॉफिट वुड हैव बीन समथिंग डिफरेंट। तो मेरा प्रॉफिट इज प्रॉब्लमेटिक, माई इनकम स्टेटमेंट इज प्रॉब्लमेटिक। हाँ, मेरा बैलेंस शीट इज ओके, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को मैंने आज के वैल्यू पे ही डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है? ये सब बातें एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट हमारे दिमाग में होने चाहिए। ठीक है? देखो, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जिस ट्रांजिशन में होते हैं, फाउंडेशन एक बहुत भयंकर वाला एक एरिया होता है। क्यों होता है? 11th 12th में हम लोग इतने गहरा में कभी जाते भी नहीं, सोचते भी नहीं कि गहराई में जाने का है। ठीक है? उल्टा एंजॉयमेंट में निकलता है वो। ठीक है? फिर आता है फाउंडेशन। ठीक है? यहां लगते हैं झटके। अच्छा, ऐसा भी करना पड़ता, अच्छा ये ऐसा था, अच्छा ये ऐसा सोचना पड़ता है, अच्छा ऐसा करना, इतना पढ़ना पड़ता है ये सब आते हैं। ठीक है? फिर एक बार फाउंडेशन के झटके लगने के बाद जब निकल गए इंटर में, तब तक हो गया भैया, अब ट्रेंड हो गया। इंटर में बराबर अपन ट्रैक पे रहते हैं, लेकिन वो फाउंडेशन बीच में थोड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है? तो हमें थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा अलग लेवल की पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रोफेशनल बनना पड़ता है यहां पे। ठीक है? इसके बाद बन जाते हो फाउंडेशन के बाद। ठीक है? तो थोड़ा अच्छे से यहां पे देखना है आपको। सर जी, अभी देखिए लीफो, जरा बताइए सीओजीएस राइजिंग प्राइसेस में। अब ऐसा मत करना सर इधर जाए उसका उल्टा होगा, अरे यार सोच लो ना यार, एक बार सोचने में कुछ जा रहा है हमारा, ऐसा मान के चलो वो फीफो लिखा ही नहीं हमारे बाजू में कुछ, देखो भी मत उसको, दिमाग लगाओ। तब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 200, 220, 250, 300, मैं लगा रहा लीफो, तो सबसे पहले आउट कौन सा गया? लास्ट वाला, 300 वाला, 250 वाला, है ना? यानी महंगा गया सर, तो सीओजीएस विल बी हाई। इफ सीओजीएस इज हाई, प्रॉफिट विल बी लो, राइट? तो स्टॉक में कौन सा बचेगा? ये पहले वाला है ना, तो स्टॉक विल बी लो। बट स्टिल कैन आई से कि यहां पर मेरा प्रॉफिट इज मच मोर रियलिस्टिक, क्योंकि मैं सीओजीएस को करंट फिगर्स पे ले रहा हूं, इसलिए प्रॉफिट इज कंपैरेटिवली रियलिस्टिक एज कंपेयर टू फीफो। ठीक है? हाँ, स्टॉक अनरियलिस्टिक है, स्टॉक थोड़ा पुराने वैल्यू पे दिख रहा है। ठीक है? अब आजकल जो दुनिया में दिख रहा है उसके मुताबिक फॉलिंग प्राइसेस कम ही दिखता है ना? फॉलिंग सिर्फ अपने को अपने मार्क्स में दिखाई देता है
11 12 के मार्क्स, फाउंडेशन के मार्क्स, इंटर के मार्क्स, फाइनल के मार्क्स बरोबर। तो वही दिखता है, बाकी दाम तो कहीं पे कम होते दिखता नहीं हमने को, लेकिन फिर भी अगर सोच के देखे फॉलिंग प्राइस, फीफो लगा रहे सर, अभी उल्टा कर दो सर, 300 250 220 200, पहले 300 वाला खरीदा, फिर 250 वाला, फिर 220, फिर 200, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले कौन सा गया होगा, यानी कौन सा, हाई प्राइस वाले, तो सीओजीएस विल बी हाई, इफ सीओजीएस इज हाई प्रॉफिट विल बी लो, इफ प्रॉफिट इज लो, अच्छा स्टॉक का वैल्यू क्या होगा, फीफो लगा रहे सर 300 250 220 200, लो वैल्यू पे दिखेगा, स्टॉक विल बी लो। अब समझ लो बात को, यहां पर ये चीज को रटने का नहीं है, अगर ये चीज आप लोग दिमाग में ला पाओ, कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हुआ, याद रखो फॉलिंग प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस, कोई भी एक फिगर ले लो ना, 10 11 12 13 या 13 12 11 10, ऐसे कोई भी फिगर ले लो और उसके मुताबिक सोच के देखो, दिमाग में ऑटोमेटिकली आएगा। गेटिंग मी? चलो ठीक है। लीफो में क्या होगा, फॉलिंग प्राइसेस है, COGS will be low. If COGS is low, profit will be high. ठीक है, what about the closing stock? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लो वाले निकल गए सर, हाई वाले अभी तक बचे हुए हैं, तो स्टॉक का वैल्यू विल बी हाई। आया सबको, यहां तक अच्छी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। तो इधर तक जितना भी एरिया है, इसको मैं अपने सेशन में इसके क्वेश्चंस कवर अप नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जो मैंने क्वेश्चन जो आपको अभी अभी कराया, उसमें मैंने सब चीजों को कवर अप कर लिया, ठीक है। बस एक चीज को मैं बता देता हूं, उसके क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन 1 ही मिल जाएगा मॉड्यूल में, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं एक बार आपको। कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारे आइटम वाइज आइटम दिए रहते हैं, ए बी सी डी ऐसे अलग अलग आइटम देंगे, उनका कॉस्ट भी दिया रहेगा, एनआरवी भी दिया रहेगा, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, टोटल पे अप्लाई करूं कि इंडिविजुअली अप्लाई करूं। अगर आप टोटल बेसिस से देखोगे तो आंसर कुछ और आएगा, और इंडिविजुअली अप्लाई करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो सर ऐसे में क्या करना चाहिए, हमने ऐसे में हमने लगाना चाहिए इंडिविजुअली, टोटल में नहीं। यानी हमें जो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर देखना होता है, वो आइटम वाइज आइटम बेसिस से लगाना होता है, ठीक है। तो आज मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 1 देख लेना आप लोग, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, इसके मॉड्यूल में सिर्फ क्वेश्चन एक बार देख लेना, उससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। मेन जो एरिया है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, उसके क्वेश्चन मत देखना, और इन्वेंट्री टेकिंग या इन्वेंट्री रिकंसिलेशन वो मत देखना, उसको हम लोग देखते हैं अगले क्लास में, ठीक है। चलो दैट्स इट देन, लेट्स स्टॉप फॉर द डे।